नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अर्थात गैसों का द्रवीकरण। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सब जानते हैं। और इनकी परिस्थितियां चेंज करके, टेम्परेचर, प्रेशर आदि चेंज करके हम इनकी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे सामान्यतः द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बन जाती है, वाष्प बन जाता है। उसी तरीके से यदि हम वाष्प को ठंडा करें या कोई दूसरा प्रोसेस करें तो उसको द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी गैस का द्रव में परिवर्तन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहलाता है या गैस का द्रवीकरण कहलाता है। और आज हम इसी के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये देखिए, द्रवों, ये वाष्पिक जो गैस होती है, इसको द्रव में यदि हम परिवर्तन करना चाहें, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें सामान्यतया दो बातों की आवश्यकता होती है। एक तो टेम्परेचर और दूसरा उसका गैस का दाब। ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको परिवर्तित करके हम किसी गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हम सिर्फ ताप को परिवर्तित करते हैं यानी कम करते हैं, या दाब को बढ़ाते हैं, या दोनों काम करते हैं, दोनों फैक्टर्स अप्लाई करते हैं। तो वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमको कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा उस गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए। हाई प्रेशर पर आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतर आणविक आकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ जाता है यदि हम गैस में दाब आरोपित करें, यानी इसका आयतन कम करें, अर्थात अणुओं को पास पास लेकर आए। तो पास पास लेकर आएंगे तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा। और उसके बाद यदि हम उस गैस को किसी, इसमें आप देखिए कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाई प्रेशर रीजन में हैं, और इसको हम यहाँ पर ये इसके थ्रू पास करते हैं किधर की ओर, दूसरी साइड में जो कि वैक्यूम है। अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की रीजन में यदि हम गैस को प्रवाहित करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि गैस के अणु जो हाई प्रेशर वाली अवस्था में पास पास थे, वो दूसरी तरफ जाने के बाद यानी लोअर प्रेशर की रीजन में एस्केप करने के बाद अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और उनके बीच का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम हो रहा है तो उस आकर्षण बल को कम करने के लिए या तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? वो ऊर्जा अणुओं की स्वयं की इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। तो उस आंतरिक ऊर्जा के व्यय से अणुओं के बीच में आकर्षण बल टूटता है, कम होता है। ऐसी स्थिति में अणुओं के बीच
में जो एनर्जी है अणुओं की वो रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका ताप भी कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो गैस ठंडी हो जाएगी। अर्थात एक लाइन में यदि हम कहें, यदि किसी गैस को हायर प्रेशर की रीजन से लोअर प्रेशर की रीजन में एस्केप कराते हैं किसी सरंध्र पात्र से या छोटी होल से, तो एक्सपेंशन के दौरान, क्योंकि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जा रहा है, लोअर प्रेशर यानी ग्रेटर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अणुओं के बीच में आकर्षण बल में कमी उसकी आंतरिक ऊर्जा के व्यय पर होती है, जिससे उसका ताप कम होता है और वो गैस ठंडी होती है। और यदि इस प्रोसेस को हम रिपीटेडली कई बार दोहराएं तो धीरे धीरे करके वो गैस ठंडी होती चली जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ये लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का बेस है। ये देखिए, ये आइसोथर्म आपने देखा होगा, पहले अपन बात कर चुके हैं। ये आइसोथर्म आइडियल गैस के लिए है, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व आइडियल गैस के लिए। लेकिन वास्तविक गैसों की यदि हम संदर्भ में बात करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। यानी इस ग्राफ में यदि आप देखें तो आपके पास 3 पोर्शन है, एक ये और दूसरा ये और एक तीसरा ये बीच वाला पोर्शन। तो इस वास्तविक गैस का जो आइसोथर्म है इसको हम 3 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। तो वास्तविक गैसों का आइसोथर्म और रियल गैस के आइसोथर्म में कुछ चेंज हमको देखने को मिलता है। चेंज क्या है? यहां पर एक आपको फ्लैट पोर्शन बीच में देखने को मिलता है। ठीक है। इस ग्राफ का ये शुरू वाला जो पोर्शन है ये लगभग आइडियल गैस की तरह ही, नीचे वाला पोर्शन भी लगभग आइडियल गैस की तरह है। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है ये, जहां पर हमको एक क्षैतिज भाग या हॉरिजॉन्टल लाइन सी मिल रही है, ये वास्तविक गैसों के लिए हमको प्राप्त होती है। थोड़ा सा और इस ग्राफ को माइन्यूटली देखें। ये ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है और अलग अलग टेम्परेचर पर है। ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ये हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च ताप पर खींचा गया कर्व है। और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है, इसलिए हमारे कर्व का नेचर भी आदर्श गैसों की तरह मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो कर्व है जिसको कि टीसी से हम बता रहे हैं, और जो कितना पर है 30.98 या 31 डिग्री कह सकते हैं, 31 डिग्री पे है। तो यहां पर आप देखिए कि एक छोटा सा फ्लैट पोर्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। थोड़ा सा टेम्परेचर और कम कर दें तो ऐसी स्थिति में ये ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, और ये फ्लैट पोर्शन यहां पर हमको मिल जाता है। टेम्परेचर और कम कर दें, 13 डिग्री पे कर दें, तो यहां पर ये फ्लैट पोर्शन हमें थोड़ा सा और मिल जाता है। यानी 2 परिस्थितियां हैं कि एक बार तो हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले हमको फ्लैट पोर्शन मिलेगा, और ये फ्लैट पोर्शन जो हमको मिल रहा था ये
धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा, एक बिंदु पर गायब हो जाएगा और फिर उच्च ताप पर हमारी गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करेगी। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि हम टेम्परेचर डाउन करते चले जाएं तो ऐसी स्थिति में भी शुरू में तो जब टेम्परेचर हाई होगा गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करेगी, फिर इसके बाद एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा और फिर उसके बाद हमें ये एक फ्लैट पोर्शन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो फ्लैट पोर्शन हमको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो स्थिति है ये गैस के द्रवीकरण को बता रही है, यानी इस स्थिति में गैस का द्रवीकरण हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति ठोस की है और ये स्थिति गैस की है। तो ये स्थिति यदि आप देखें, यहां से वापस चलें पीछे की तरफ, तो यहां से यहां तक आप चलिए, ये गैस अवस्था बताएगी। यहां से वापस और इधर की तरफ चलिए तो ये गैस का द्रवीकरण बता रहा है, अर्थात गैस का द्रवीकरण यहां इस बी बिंदु पर प्रारंभ हो गया और सी बिंदु पर पूर्ण हो गया, और इस बी और सी के बीच में गैस और द्रव दोनों प्रावस्थाएं एक साथ मौजूद हैं। बी से पहले सिर्फ गैस है, बी और सी के बीच में गैस और द्रव दोनों हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास ये लिक्विड अवस्था आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगा और बीच में एक अवस्था आएगी जहां पर दोनों प्रावस्थाएं एक साथ मौजूद होगी। ये कर्व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो एक ऐसा टेम्परेचर, तो आप देखें कि ये जो यहां पर टेम्परेचर है 31 डिग्री सेंटीग्रेड या 31.5, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग है। ये वो ताप है जिसके ऊपर कोई गैस आदर्श गैसों की भांति व्यवहार कर रही है, लेकिन इसके नीचे आदर्श गैसों की भांति व्यवहार नहीं करेगी और वहां पर गैस का द्रवीकरण देखने को मिलेगा। तो ये ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, अर्थात वो टेम्परेचर जिस पर कि द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, उसके ऊपर यदि ताप होगा तब हमको द्रव अवस्था नहीं मिलेगी, सिर्फ गैस अवस्था मिलेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, और जो आयतन होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिक्स है कितना 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड 73 एटमॉस्फेरिक, ये क्रिटिकल प्रेशर है। तो ये एक गैस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग है। अब गैस को द्रवीकरण करने के लिए दो बातें हो गई कि एक तो हम उसको कूल करें और दूसरा उनके अणुओं को पास पास लेकर आए। एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हम पहले बात कर चुके हैं, जेड की, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ये कहा था कि इसमें दो तरीके के जेड की वैल्यूज हैं, डेविएशंस हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो यदि पॉजिटिव डेविएशन है, अर्थात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या जो संपीड्यता गुणांक है वो एक से ज्यादा है,
तो वो परमानेंट गैस की अवस्था है। और ऐसी अवस्था में हमें कूलिंग और कंप्रेशन, ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम करना, और कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स को पास पास लेकर आना। इन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। इस ग्राफ को यदि आप देखें, ठीक है, ये ग्राफ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि ये हमारा लिक्विड का ग्राफ है, ये लिक्विड प्लस गैस दोनों के लिए ग्राफ है, और यहाँ पर ये गैस के लिए स्थिति है। तो यदि हम डी से सी की ओर जाते हैं तब ये गैस की अवस्था है, सी से बी की ओर जाते हैं तो वो गैस और लिक्विड दोनों के लिए अवस्थाएं हैं, और बी वाली जो हमारी प्रावस्था है वो लिक्विड की है। पर ऐसी स्थिति हम जानते हैं कि प्रेशर कितना भी बढ़ा दें आयतन में कमी नहीं होती। तो इस तरीके से यदि हम डी, सी, बी और ए इस ग्राफ पर चलें तो हमें गैस का द्रवीकरण और फिर द्रव अवस्था, ये तीनों देखने को मिल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम इस डी बिंदु से आप सीधे ऊपर की तरफ चलें एक्स डायरेक्शन में, ऊपर जाने का मतलब है प्रेशर को बढ़ाना, अर्थात स्थिर आयतन पर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो ग्राफ में हम ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ में इसलिए बता रहा है। और एक्स पर पहुंचने के बाद वापस हम इधर की तरफ चले, ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात दाब को स्थिर रखते हुए आयतन में कमी करें, तब हम इस तरीके से ग्राफ पे चलेंगे और यहां पर पहुंच जाएंगे, अर्थात ए बी वाले पोर्शन पर पहुंच जाएंगे। तो चले कहां से, सी डी वाले पोर्शन से चले थे जो गैसियस अवस्था थी, और ए बी वाले पोर्शन पे पहुंच गए जो कि लिक्विड की अवस्था है। लेकिन इसमें बीच में कहीं पर भी ये जो लिक्विफिकेशन वाली स्थिति थी ये नहीं आई, अर्थात ये बाईपास हो गया। तो गैस कब द्रव में परिवर्तित हुई ये हमको पता नहीं चला। ये अवस्था कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य कहलाती है। तो जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं इनके मान भी हैं, जो हमने अब बात करी कि एक तो पीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, पीसी क्रिटिकल प्रेशर, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, और जेडसी यानी क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये सारी गणनाएं हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन सब की कैलकुलेशंस करेंगे कि किस तरीके से क्रिटिकल कांस्टेंट्स के मान वंडर वाल्स के टर्म्स के पदों में हम निकाल सकते हैं।